नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 जो कि 18 अप्रैल को प्रस्तावित है, उसके बारे में टेस्ट 4 लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपका प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितना सही होता है आपका। पहला क्वेश्चन है, धमेत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो बताइए, अकबर, हुमायूं, अशोक या नरसिंह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। सम्राट अशोक ने इसको जो है, जो धमेत स्तूप कहाँ पे है? बनारस स्थित सारनाथ में धमेत स्तूप है। इसको अशोक ने 249 ईसा पूर्व बनवाया था और इसका जो है निर्माण जो सारनाथ में किया गया है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ भी है वहीं के पास में धमेत स्तूप का निर्माण किया गया है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अकबर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसने तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर और एक दीन इलाही धर्म भी चलाए थे और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किए थे। अकबर जो कि एक मुगल सम्राट थे, इन्हीं के समय 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय वहाँ की रानी विक्टोरिया थी और इनके समय में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। हुमायूं की अगर बात करते हैं तो ये भी मुगल सम्राट के बाबर जो है उन्हीं के पुत्र थे और इन्होंने पहली बार दिल्ली सल्तनत जब खत्म हुआ था उसके बाद पहली बार इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे और इनके द्वारा जो मुगल चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। इनकी पुस्तक है जो इनको गुलबदन ने लिखी है, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूं ने लिखी, उनकी बड़ी बहन थी उस गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखी थी। और नरसिंह वर्मन की बात करते थे, पल्लव नरेश थे। तो इतना इससे फैक्ट हो गया। अशोक के समय जो है ये मौर्य साम्राज्य के शासक थे जो कि मगध के सबसे, अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था तो सम्राट अशोक का जो है साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था और इन्हीं के जो है सबसे ज़्यादा भारत में साम्राज्य विस्तार था। और इन्होंने जनता की सेवा के लिए रज्जुकों की नियुक्ति किए थे। रज्जुक जो कि आज के डीएम में जो कलेक्टर होते हैं उनके बराबर थे। इन्हीं के समय जो है बौद्ध तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी 250 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। और मोगली तीसपुत्र जो कि उस समय वहाँ के जो है अध्यक्ष थे जब ये पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हो रही थी। अगला देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जो है 1168 से 1192 किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो बताइए, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, चालुक्य या ब्राह्मण वंश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उनका कार्यकाल 1168 से लेकर 1192 ईस्वी था। इनका इसलिए पूछा जाता है कि इन्हीं के समय 1191 ईस्वी में पहली तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिए थे। मोहम्मद गोरी जो कि अफगानिस्तान के गोर प्रदेश से भारत में आक्रमण किया था और 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो इसमें पृथ्वीराज गौरी की हार हुई और मुसलमानों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर गढ़वाल वंश की बात की तो जो जयचंद्र थे राजा वो गढ़वाल वंश थे। चालुक्य वंश से पुलिकेशन द्वितीय थे। ब्राह्मण वंश से अगर बात करते हैं तो पुष्पमित्र शुंग था। अगला देखते हैं, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? बताइए। तो अपक्षय, संघर्षण, अपर्दन या अपघर्षण? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपर्दन हो जाएगा। इससे जो होता है तो अगला देखते हैं, मृदा संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधों के बीज, चट्टान, अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? करेक्ट आंसर बताइए। मल्ल बनाना, मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रुदिकाएँ, चट्टान बांध या वेदिका फार्म? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मल्च बनाना। इसमें जो है जो मल्च जो बनाने में क्या होता है कि इसमें जो मृदा की संरक्षण विधि होती है जैसे पौधों के बीच चट्टान, अनावरित जैव पदार्थ आदि के प्रवाल से ढक दिए जाते हैं, उसको मल्च बनाना कहते हैं। समोच्च रेखीय
रोधिकाएँ वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ सीढ़ी नुमा पहाड़ों पर खेती की जाती है पानी को रोकने के लिए, और चट्टान को भी बांधा जाता है। और वेदिका फार्म भी एक प्रकार की, वेदिका मतलब ये जो नालियाँ होती हैं उसको बना दी जाती हैं, उससे संबंधित है। अगला देखते हैं। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? बताइए। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए चुन चुन कर क्वेश्चन लाएँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए। जाति स्पीसीज, वंश या जीनस, या जगत किंगडम, या संघ फाइलम किससे संबंधित हैं? कौन कौन है? मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी और स्तनधारी, ये किससे संबंधित हैं? आंसर बताइए। तो फाइलम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फाइलम जो है फाइलम से संबंधित है। फाइलम के ऊपर जो है संघ होता है। उसके बाद सबसे अगर पूछता है कि सबसे छोटी कौन सी होती है तो जाति होती है, उसके ऊपर वंश होता है, फिर जगत होता है, फिर संघ होता है। ऐसे इसका वेरिफिकेशन किया गया है। अगला देखते हैं। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मक कोदविध होती है जिसकी दैवीय अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कौन है? एगार, पत्ती, क्लोरेला या प्रथम तंतु? करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम तंतु। एगार का हम उपयोग करते हैं, इसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, ये एक प्रकार की शैवाल होती है। क्लोरेला को यूज हम अंतरिक्ष में जब जाते हैं, शैवाल है, अंतरिक्ष में भोजन के रूप में करते हैं। और पत्ती में क्लोरोफिल होता है और जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला देखते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है, कौन सा है? बताइए। कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा है? एनिलीडा है, कॉर्डेरा है, आर्थोपेडा है, या प्लेंटीमेंथिस है? बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्थोपेडा। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। एनिलीडा में आपका कौन सा हो जाएगा? कछुआ। कार्डेटा में ये सब होते हैं, जैसे हम मनुष्य हो गया, मछली हो गए, ये सब। प्लेंटी मैग्नीज में क्या होते हैं? क्रीमी होते हैं जो कि छोटे जानवर होते हैं। अगला देखते हैं। किस वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है? जैसे कोई अगर वस्तु विराम अवस्था में तो कौन सी अवस्था माना जाएगा? बढ़ती हुई, कम होती हुई चाल, या विपरीत चाल, या शून्य चाल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शून्य चाल। जब कोई समय के साथ जब किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ रखा गया है, समय के साथ ये परिवर्तन नहीं है, वहीं पर रखा गया है, उसको विराम की अवस्था कहते हैं। इसको जो है न्यूटन का थ्योरम भी कहते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला जड़त्व का नियम या विराम के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, और इसीलिए इसको शून्य करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। ग्रहों की गति बताने वाले नियम को कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? न्यूटन के नियम, कैपलर के नियम, आयोगाद्रो के नियम, या द मॉर्गन के नियम? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो कैपलर थे उन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। कैसे? जो पहली पृथ्वी होती है वो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। दूसरा, समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करती है। और विपरीत, ऐसे अपने जो है जो भी ग्रह होते हैं एक दूसरे से विपरीत की अवस्था में होते हैं, उसे जो है परिक्रमण कालों का नियम भी कहते हैं। अगला देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न से हम चुने हुए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। फॉन्ट कलर से, टेक्स्ट कलर से, चेंज कलर से, या बैकग्राउंड कलर से? तो कैसे चल सकते हैं? फॉन्ट से आप यूज कर करके उसका जो है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। धूल कहते हैं, या सवल कहते हैं, या खनिज कहते हैं, या जंग? लोहे के ऊपर जब जंग लग जाती है तो लोहे का भार पूछता है कि बढ़ जाता है कि घट जाता है। जब लोहे में जंग लग जाती है तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, और इस पर जब जंग को जंग कहते हैं। ठीक। उसमें ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगला देखते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? खतरनाक, जख्मी, आधक, या ज्वलनशील? ऐसे पदार्थ जो तुरंत जलने से होते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसमें जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वो पदार्थ ज़्यादा तेज़ी से प्रज्वलित होंगे। अगला देखते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कब संसद से पारित हुआ था? करेक्ट आंसर बताइए।
वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में। तो करेक्ट आंसर बताइए, आपका हो जाएगा वर्ष 2009 में। दोस्तों ये वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि इसको अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन युक्त वीडियो हम आपको देते रहें। ये देखिएगा, यही सुपर टीईटी में जूनियर की जो भर्ती 18 अप्रैल को पेपर प्रस्तावित है, यहीं से क्वेश्चन उसमें आना है, क्योंकि जितने भी कन्फ्यूजन युक्त क्वेश्चन हैं मैं वहाँ पर करा रहा हूँ और उससे रिलेटेड मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सब सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 2009 में हो जाएगा। 2009 में ये संसद से पारित हुआ था, लेकिन कब लागू किया गया? तो 2010 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। और फिर अनुच्छेद, पहले ये किसमें था? राज्य के नीतिक निर्देश तत्व में 45 अनुच्छेद में था, लेकिन बाद में इसको निकाल कर मूल अधिकार में रख दिया गया। कौन? 21 अनुच्छेद 21A में अब ये मूल अधिकार बन गया। बच्चों का मूल अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें, और इसको जो है मौलिक कर्तव्य में 11 में जोड़ दिया गया कि प्रत्येक माता पिता के ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। अगला देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बताइए, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या सर मोर फ्रेडरिक ने, या जेम्स वाट ने, या सर FG हॉपकिंस? बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये यहाँ भी आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है या फ्रेडरिक और बेंटिंग है, तो बताइए इसमें हो जाएगा मोर फ्रेडरिक बेंटिंग। करेक्ट आंसर। ये इंसुलिन की खोज की थे, और ये जो फ्लेमिंग है इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, जो कि कवक से एक प्रकार की दवा है निषेच वाली। और इसमें देखते हैं जेम्स वाट, इन्होंने भाप का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं। भारतीय सेना में जीवन भर योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा वार्षिक दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार बताइए, अशोक चक्र है, कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, कि अर्जुन पुरस्कार है, या पद्मश्री पुरस्कार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये 1959 ईस्वी से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के जो कि फिल्म जगत से संबंधित है, इन्हीं की याद में सिनेमा जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इस समय अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? 2020 का अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अशोक चक्र वीरता के लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, और पद्म सिर्फ साहित्य या कोई भी जो सरकारी सेवा होती है उसके लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया? बताइए, कमला हैरिस, राहुल दुबे, राजा जान भरतपुर, या सोनू सूद? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राहुल दुबे को अभी जो है ये पुरस्कार दिया गया है टाइम्स मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020। राहुल दुबे। कमला हैरिस जो कि अभी अमेरिका की 49वीं कौन सी बनी है? उपराष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति 46वें नंबर के जो बाइडेन बने हैं, और इन्हीं के लिए ये उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, जो कि भारतीय मूल की हैं। इनके पिता जो है, जो इनकी माता थी वो भारतीय थी, इनके पिता जो है इंग्लिश जो ऑकलैंड में ये पैदा हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है कि जो कमला हैरिस है भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। अगला देखते हैं। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? बताइए। तो ये गंडक नदी है, कि कोसी, गोमती, की पद्मा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। ये गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो है झारखंड को, बिहार को छूते हुए ये बंगाल में जाकर गिरती है। तो यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इससे मिल जाती है। तो ये जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम से आती हुई तो इस जो बंगाल में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जब पद्मा जमुना मिल जाते हैं तो ये मेघना नाम से जाने जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पर बनाते हैं। सुंदरवन डेल्टा बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन के डेल्टा में, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, इसको भी आप याद करिए। और माजुली द्वीप को अभी हाल ही में असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया है। तो ये था कुछ रिलेटेड फैक्ट जो है। अगला देखते हैं। गोमती नदी की अगर बात किया जाए तो गोमती नदी जो है पीलीभीत की एक झील से निकलती है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो है जब बहते हुए
पूछता है कि लखनऊ शहर किस नदी पे है, तो लखनऊ गोमती नदी पर है। जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब गोमती नदी के तट पे है। कोसी नदी की बात करते हैं तो ये बंगाल का, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। गंडक नदी जो कि बिहार में बहती है, ये नेपाल से आती है। और पद्मा जो कि गंगोत्री, इसका नाम गंगा है। अगला देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना होती है। तो आयुष्मान खुराना को, शाहरुख खान को, अजय देवगन को या सनी देओल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयुष्मान खुराना। इनको अभी हाल ही में जो टाइम मैगजीन ने 2020 या 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किए गए हैं। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं इसमें। तो ये करेक्ट आंसर आयुष्मान खुराना हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुमानित किया गया है या अनुशासित किया गया है, तो करेक्ट आंसर बताइए। 6, 7, 8 या 9। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 8 भी हाल ही में दिया गया है। ब्लू सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें जब जिस तट को दिया जाता है जैसे, तो उसमें क्या होता है, इसकी साफ़ सफाई देख रेख सब सरकार का जिम्मेदारी हो जाती है और उसको मतलब जो पर्यावरण दृष्टि से इकोलॉजिकल बनाया जाता है। अगला देखते हैं, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, बताइए। जनता पार्टी, भारतीय लोक दल पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये अभी जो है हमारे मंत्रिमंडल में रसद और खाद्य विभाग के मंत्री थे, लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण अब ये सीट जो है दूसरे को दे दी गई है। तो इन्होंने अपनी जो है किस पार्टी से शुरू किए थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और प्रश्न से देखिए रिलेटेड मैं फैक्ट भी बता दे रहा हूँ जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेन कापी लेकर इसको लिख लिया करिए कि कौन कौन से हैं। और इस जो वीडियो है इसका PDF मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू for watching this video।